अस्सलाम एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमारी कोशिश इस पॉडकास्ट पे रही है कि हम पाकिस्तान के जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के फुटबॉल कोचेस हैं और जो सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करें और उनकी स्टोरी को समझने की कोशिश करें और देखें कि पाकिस्तान में फुटबॉल की जो एक करियर होता है या उसमें जब आप खेलते हैं तो एज अ प्लेयर वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। उसको हमने सोचा कि एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो डेफिनेटली करनी चाहिए और आज उसके लिए ही हमने ज़हमत दी है सादुल्ला खान को। हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं और पाकिस्तान के एक बड़े नामवर फुटबॉलर रहे हैं जिनने कौमी टीम को रिप्रेजेंट किया है बहुत सारे साल। अभी भी वो फुटबॉल में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। उसके साथ साथ वो केआरएल में नुमाइंदगी करते रहे हैं। फिर उसके साथ साथ वो एजाज़ रखते हैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर जो बाहर जाके मालदीव्स की लीग बीजी स्पोर्ट्स में भी खेल चुके हैं। तो एक स्टोरी जो है बतानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सादुल्लाह का जहाँ से ताल्लुक है पेशीन से, वहाँ पे फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। बट जब आप ऐसी सिचुएशन से और ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वहाँ से उस जगह से शुरू करके इंटरनेशनल सतह पे जाना बड़ा मुश्किल काम है। और आजकल के नौजवान प्लेयर्स भी जो खेल रहे होते हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि एक बंदा वहाँ से शुरू करे, कहाँ तक जा सकता है। तो सादुल्लाह भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और हमें टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी लाइव शाहरुख भाई। अच्छा लगा आपसे। आप हमारे मेरे पुराने दोस्त हैं और आपसे बात करना और आपसे मिलना हमेशा से मेरा मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू अगेन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो साथ में बिल्कुल मैं शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत सारे लोगों के लिए और भी होगा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के आपको पता है हालात तो कभी भी अच्छे नहीं रहे। जब अच्छे थे तब भी हम कहते थे यार इसमें बड़े मसले हैं। लेकिन बिफोर कि हम उस तरह की बातों पे आएँ, पहले थोड़ा-सा समझाइएगा आपका ताल्लुक पशीन से है। पशीन इटसेल्फ आपकी बचपन कैसे गुज़रा, क्या करते रहे और ये फुटबॉल का शौक आया कहाँ से? अच्छा, असल में मैं पशीन से मेरा ताल्लुक़ है और पशीन जो है वो क्वेटा से 40-50 किलोमीटर अवे पे। और मैं हमेशा से चूंकि मेरा फादर जो है वो फुटबॉल खेलता था एज ए गोलकीपर, और मेरा चाचा फुटबॉल खेलता था, और मेरा दूसरा जो छोटा चाचा है वो भी मेरा फुटबॉल खेलता था बेसिकली। एक तो मेरा ताल्लुक जो है वो फुटबॉल फैमिली से था। दूसरा ये कि मैं आपको पता है हमेशा से मैं कुरान शरीफ का हाफिज़ भी हूँ। और मेरा हमेशा से फुटबॉल जो है वो मेरा स्टार्ट हुआ था एक मदरसे से हमेशा मैंने ये कई उस पे मैंने जिक्र भी किया है कि भाई मैं मदरसे का तालिब इल्म था जब फर्स्ट टाइम मैं ट्रायल्स के लिए जाना था। क्योंकि हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर खासकर जब आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, ऐसे गाँव से आपका ताल्लुक हो, आप एक विलेजर हो, तो आपके लिए ट्रायल्स पे जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट टाइम मुझे जब पता चला थोड़ा सा कि बलूचिस्तान में अंडर 16 ट्रायल्स हो रही थी, वो मेरा ख्याल से एक चैम्पियनशिप इन्होंने मुनक्कद करना था लाहौर में। वो आपको पता है कि जिस तरह वो प्रोविंशियल चैम्पियनशिप करवाते हैं अंडर एज के। तो मुझे पता चला कि अंडर 16 का कोई ट्रायल हो रहा है क्वेटा के अंदर। तो मैं पशीन में मुझे पता चला क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ता था, कुरान शरीफ का हिफ्ज़ किया था, वो मैं उसको दोहरा रहा था। दूसरा वो आपको पता है कि उसको याद करने के लिए कि भूल ना जाए। तो बिल्कुल। मुझे पता चला कि अंडर 16 का ट्रायल हो रहा है। तो सुबह 7 बजे मैं मदरसे से निकला हूँ। तो आपको पता है कि जब आप मदरसे से निकलते हैं वो आपको छुट्टी भी नहीं मिलता। वो मौली मौली हज़रात जब आते हैं उसको वो पता चलता है कि बंदा जो है वो बाहर मदरसे से निकला है, तो बहुत ज़ोर के मारते हैं आपको, आपको छोड़ते नहीं है। वैसे आपको पेरेंट्स को बुलाते हैं और फिर उसको धमकी भी देते हैं कि भाई आपका बच्चा या आप फुटबॉल से निकला है, तो अगर दोबारा ये निकल गया तो इसको मदरसे में हम नहीं छोड़ेंगे। तो जब हम बच्चे थे हम डरते भी थे कि भाई वालिद साहब भी मार रहे हैं और मौलवी भी मार रहे हैं कि भाई आप छुट्टियां ना करें। अच्छा, तो 7 बजे मैं जैसे ही मदरसे से निकला, क्योंकि 9 बजे इन्होंने आयुब स्टेडियम में ट्रायल लेना था अंडर 16 के। अच्छा, मैंने व्हाइट टोपी पहनी हुई है। अच्छा, मजे की बात है, मैंने व्हाइट टोपी ने अभी वो टोपी मैंने उतार के जेब में डाल दी। अच्छा, शूज मैंने शॉपर में उठाए थे, यकीन करें मुझे अभी भी याद है, शूज मैंने शॉपर में उठाए थे। और मैं आगे मदरसे से जैसे ही मैं निकल कर मैं रोड पे खड़ा हो गया। अब रोड पे भी नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि 7:30 बजे क्लासेस स्टार्ट होने थे। हमारे मौलवी हजरात जो है वो किसी
कार के जरिए कुछ आ रहा है, कोई मोटर बाइक के जरिए आ रहा है। अब उससे भी छुपना है हम्म। ना, हमने जाना तो है कोयटा। तो अब मैं एक वहां पे एक बिल्कुल ये रोड के साथ कुछ दरख्त लगे हुए थे, अब मैं दरख्त के साथ छुपा हूँ। जैसे ही वो मेरा हमारे जो वहाँ के जो नाजिम बोलते थे, जो बड़ा था मौलवी का, तो उसको उसकी जो कार की जो कलर थी वो वाइट थी ना। अब जब वहां से जैसी वाइट कार आता है तो मैं दरख्त के साथ छुप हो जाता हूँ, जो भी वाइट कार हो। अच्छा, तो यहाँ से मैं एक लोकल बस में बैठ के कोयटा चला गया अयूब स्टेडियम। तो 8:30 बल्कि 8:45 बज रहे थे, 9 बजे इन्होंने स्टार्ट करना था। मैं जैसे ही वहाँ पे अंडर 16 ट्रायल्स के लिए चला गया, वहाँ बैठ गया जैसे बाकी प्लेयर्स बैठे हुए थे। तो बस वहीं से सारा कहानी स्टार्ट हुआ। जैसे ट्रायल के लिए चला गया, फिर वो ट्रायल दे दिया। बिलीव मी, फर्स्ट टाइम मैं मदरसे से निकला था और वही बलूचिस्तान 2008 में जो अंडर 16 टीम बनी थी, मैं उसका कैप्टन बना। तो जब अच्छा। बंदे का बिलीव होता है, जब आप मदरसे से निकलते हैं, एक बिलीव होता है कि यार मैं अगर इस ट्रायल के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने आपको पता है फिर तालिब भी हो और वहाँ दूसरा आपके पास बिलीव भी हो। तो मैं जैसे ही वहाँ पे चला गया तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सेलेक्ट भी हो गया, कैप्टन भी बना वो। फिर हम आए लाहौर में वो चैंपियनशिप खेलने। तो फिर उस चैंपियनशिप में मेरे ख्याल से मुझे याद है 2008 की बात है, उस सिलेक्शन कमेटी में एक गुरजमान बैठा हुआ था, एक नासिर इस्माइल बैठा हुआ था, एक बंदा और था पिशावर से, मेरे ख्याल से कोई सईद, मोहम्मद सईद नाम का कोई बंदा था। उस टाइम के बाद फिर मैंने नहीं देखा उस बंदे को। तो ये तीन मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए थे। मैंने एक शूट मारा सेंटर से। अच्छा, वो डायरेक्ट जाके पोस्ट बार पे लगा। अच्छा, अच्छा। नासिर इस्माइल ने कहा कि भाई अंडर 16 का बच्चा सेंटर से कैसे शूट मार सकता है जो उस पे पोस्ट बार पे लग जाए। अच्छा, जैसी मैच हम लोगों ने फाटा से जीता 2-0 से। अच्छा, मुझे उसको लेकर गए उसके लिए अपना ये लोग जो टेस्ट करवाते हैं उनको। मतलब क्रॉस बार को हाफ ए लाइन से मारने की आदत आपकी पहले से थी। 2007 का 2018 याद है मुझे, नेपाल वाला मैच। अच्छा, तो मुझे लेकर गए उन्होंने, ये बोन्स जो उनकी जितनी भी बोन्स है इनकी टेस्ट करवाते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने वो टेस्ट करवाया। वो टेस्ट में मेरे ख्याल से मेरा एज निकला 40 ईयर्स, 14 ईयर्स आई थिंक 7 मंथ्स। 14 ईयर्स अच्छा। 7 मंथ्स। अच्छा हाँ। तो उसके बाद वो जो अंडर 16 की इवेंट थी वो नेक्स्ट ईयर था। अच्छा, वो नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा कि भाई अब आप नेक्स्ट ईयर अगर आप जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से वो फिर 16 के मेरे ख्याल से 2-3 महीने, उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट ये है कि 6 महीने पहले होना चाहिए इसको, आपको इससे पहले। तो उन्होंने अंडर 16 से फिर खेम में मुझे नहीं रखा। गुरजमा ने मुझे बताया कि 2 महीने अंडर 19 आ रहे हैं तो मैं आपको अंडर 19 के लिए बुलाऊंगा। 2009 में, क्योंकि चूंकि वहाँ 2008 अक्टूबर पता नहीं नवंबर इस तरह चल रहा था। फिर उसने कहा कि 2009 में अंडर 19 वो बस फिर उसके बाद अंडर 19 का फिर हमारे इसी तरह क्वेटा में फिर उन्होंने एक वो करवाया अपना, इसी तरह ट्रायल्स हुआ। फिर उस ट्रायल में फिर मैं अंडर 19 के लिए अंडर 19 टीम के साथ फिर मैं चला गया। फिर वो अगर आपको याद हो 2009 में फिल के साथ बलूचिस्तान ने फाइनल खेला था, हम लोगों ने फिल को जीता था फाइनल में, हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए। मैंने मिडफील्ड से 5 गोल किए। अच्छा, उसमें गुरजमान फिर बैठा हुआ तो उसने कहा कि अच्छा हुआ मुझे, आप जेन में भी थे और आप आए भी टीम के साथ। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट किया अंडर 19 के लिए। फिर आपको पता है 70, पता नहीं 75 लड़के थे उस गेम में। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें मुझे वो एक एक दिन मुझे याद है कि गुरजमान का मुझे एक बात याद है। उसने मुझे नहीं देखा, मैं देख रहा था वो, उसमें हमारे जो किचन था वो किचन के साथ उन्होंने जो एक रूम बनाया था प्लेयर्स के लिए जहाँ पे खाना खा रहे थे, तो गुरजमान किसी और के साथ बात कर रहा था चूंकि मैं ऊपर था। अच्छा, गुरजमान उस पता नहीं कौन बैठा हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उसमें, मैं कुछ जानता था कुछ नहीं जानते। उसको बोला कि यार मुझे एक ऐसा मिडफील्डर मिला है, मुझे एक ऐसा फील्ड मिडफील्डर मिला है कि मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। इतना इतना खूबसूरत बच्चा, इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा जो फुटबॉल को समझते भी और जानते भी, स्किल वाइज भी और टेक्निकल वाइज भी, टेक्टिकल वाइज भी। तो वो मुझे अभी भी याद है। तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद मैं टीम में आया, टीम के साथ चला गया 2009। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 दफ़ा अंडर 19 खेला हूँ, क्योंकि वो मेरा एज बहुत कम था। उसकी वजह से मैं 2011 में भी अंडर 19 खेला और 2009 में गुरजमान के साथ खेला और 2011 में शहजाद साहब के साथ खेला, शहजाद अनवर जो हमारा हेड कोच था। तो उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हुआ। जैसे ही वहाँ से वापस आया इंडिया का, अगर आपको याद है इंडिया का साफ कप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम से विषय आया था। 2011। हमने 5-6 लड़के, साकिब में एक जुनेद लड़का था कि बेटी का, एक बिलावल था मेरे ख्याल से, कि एहसान, तकरीबन कोई 5 लड़के उन्होंने अंडर 19 से सीनियर कैंप में रखे। फिर उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हुआ सीनियर का अनटिल 2022।
बिल्कुल। और जब आप ये सारा कुछ आपका चल रहा था, मदरसे वालों ने या घर वालों ने फुटबॉल खेलने कैसे दिया? या वो जब दूसरी दफा उसके बाद गए हैं खेलने तो तब इजाजत मिल गई थी जाने की? क्या मजेदार कहानी है शाहरुख भाई, आप यकीन करें कि चूंकि हम सारे इकट्ठे, हमारे जितनी भी आपको पता है, एक तो पठानों की फैमिली, ऊपर से मेरे चाचा, दो चाचा और मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और सारी फैमिली, और फिर आपको पता है कि हम सारे इकट्ठे रह रहे थे, और हमारे घर के माहौल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उसमें उसमें इन्होंने क्या करना था कि अगर कोई बंदा मगरिब नमाज के बाद घर आया तो उसको हम घर में नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये था। अच्छा। इवन के मेरे वालिद और मेरे चाचा भी, वो मगरिब नमाज पढ़ने के बाद डायरेक्ट ही घर। 8 बजे हमने खाना अच्छा। खाना था और 9 साढ़े 9 बजे हमने सोना था। ये हमारे घर अच्छा। की रूटीन। अच्छा, वो रूटीन क्या है? पहले, अच्छा, बड़े पहले जो है वो हमारे जितने भी बड़े हैं उन्होंने खाना खाना है, फिर उसके बाद लेडीज ने खाना खाना था, फिर उसके बाद बच्चों ने खाना खाना था, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा थे। अच्छा, जब इनको अच्छा। पता चला कि सादुल्लाह मदरसा छोड़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि वालिद साहब भी उनको भी, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फुटबॉल खेला था, सूबे लेवल पे फुटबॉल खेला था, मेरे जितने भी चाचा उन्होंने भी सूबे, और मेरे जो दादा था वो सबसे जो स्ट्रिक्ट बंदा था वो वही था, क्योंकि जो सबको होल्ड कर रहा था। अच्छा, उसको पता नहीं कि भाई फुटबॉल जो है वो प्रोफेशनली भी खेला जाता है, आप जा सकते हैं, खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, मदरसा भी छोड़ दिया, बिजनेस भी नहीं कर रहा और फुटबॉल खेल रहा है, भाई फुटबॉल है क्या चीज़? भाई आप फुटबॉल के लिए मदरसा भी छोड़ रहे हैं, भाई सब कुछ छोड़ रहे हैं, और कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा, कोई काम हुनर भी नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे घर से, यकीन करो, उन्होंने कहा कि सादुल्ला आज के बाद घर नहीं आएगा। इन्होंने मदरसा छोड़ अच्छा। दिया। हाँ, मदरसा छोड़ दिया। और मैं 1 साल तक, 2008 से 2009 तक, जब तक मैं पाकिस्तान टीम में नहीं आता, ये 1 साल में, और जो हमारे लेडीज थे, औरत, उनके साथ खाना खाता रहा चुप चुप के। और ये अच्छा। हमारे पठानों में बहुत शर्म की बात थी उस टाइम। तो घर में नहीं घुसने देते थे आपको वापस? नहीं दे रहे थे भाई। उन्होंने कहा, मेरे दादा ने कहा कि अगर वो घर आया तो मैं घर छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि इसने मदरसा छोड़ अच्छा। दिया, इसने कुरान मजीद जो है इन्होंने याद किया, ये भूल जाएगा, हमारे घर पे अजाब आ जाएगा, हमारे घर पे ये हो जाएगा। आपको पता है वो पहले ही ऐसी बातें होते थे। बिल्कुल। तो मनाया कैसे उनको जब अच्छा, बताया कि मैं मनाया पाकिस्तान? मनाया मनाया से आपको पता है, जब जब फर्स्ट टाइम मैं फिल्म में, आपको पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम फिल्म में, एक तो मैं अंडर 19 में जब चला गया नेशनल टीम के साथ, मुझे कुछ अमाउंट मिला था। वो मैं अमाउंट डायरेक्ट तो नहीं जा सकता था। अच्छा, मैंने वालिदा को दिया, मैंने कहा ये मुझे इतने पैसे मिले, आप या मेरे वालिद साहब था जो, उसको देना है, या मेरे दादा को देना है, आप किसी को भी देना, क्योंकि दादा जो है वो सारा सिस्टम जो है वो ही होल्ड कर रहा था। मैंने हम्म। कहा इनको देना है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से कोई 40-45 हज़ार, 2009 की बात है। अच्छा, मैंने 40-45 हज़ार वालिदा को दिए, डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, मैं डरता था। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि भाई घर नहीं आना चाहिए इनको। अच्छा, वो वालिदा हम्म। ने फिर उसको वो पैसे, उन्होंने कहा कि भाई सादुल्लाह ने ये फुटबॉल में ये पैसे कमाए, तो ये पैसे ले लें आप। अच्छा, तो उसने कहा कि अच्छा, फुटबॉल में पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा, एकदम से ना, ओके। कि फुटबॉल में पैसे कैसे कमाए इसने? उसने कहा कि इस तरह पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ चला गया, वहां से उसने कुछ पैसे लाए, तो वो पैसे उन्होंने मुझे दिए कि भी ये, अभी हम लोग उसको बाबा बोलते, कि उसको बाबा को दे। तो फिर उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि ठीक है ये पैसे रख लो, ये तो अच्छी बात है, अगर ये पैसे कमा सकते हैं फुटबॉल में तो फिर तो ठीक है, सही है। मगर ये कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया जो मदरसा छोड़ा है, क्योंकि कुरान शरीफ का हाफिज है, फिर वो भूल जाएगा ये वो। तो फिर उसके बाद जब फिल्म में सेलेक्ट हुआ, अच्छा, मेरा फिल्म में जब इन्होंने मुझे ऑफर आई, वो एक, हम लोग फिर बलूचिस्तान की तरफ से आए थे, एक चैलेंज कप में कराची में हो रहा था, तो उसमें बलूचिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हमारा सेमीफाइनल आया नेशनल बैंक से, और आर्मी के अगेंस्ट मैंने 2 गोल भी किया, अगर आपको याद है, जाबर खान के अगेंस्ट बलूचिस्तान टीम के साथ मैं आया था, 2009 की बात है ये भी। तो मैं जैसे ही वहां पे मैंने वो जाबर खान के अगेंस्ट 2 गोल किए, तो उसके बाद मुझे ऑफर आना शुरू हो गए। मुझे केपेटी ने बोला, मुझे HBL ने, हबीब बेग ने बोला था, मुझे फेल ने बोला था। ये तीन मेरे ख्याल से, ये SSGC ने, उस टाइम SSGC बहुत ही उस पे था, बी डिवीजन में था मेरे ख्याल से, SSGC ने मुझे बोला। तो मैंने जब सोचा, एक दूसरे से पूछा कि भाई मैंने, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि 4 3 डिपार्टमेंट तो बोल रहे हैं, तो मुझे सब ने कहा कि आपके एज के लड़के सारे फिल्म में, और फिर जो प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, और आपको फिल्म में जाना चाहिए, हमारा सजेशन ये। हम्म। तो फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि यार ठीक है, सही है, क्योंकि ये तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पैसों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे HBL ज़्यादा दे रहे थे मुझे, बनिस्बत SSGC मुझे उस टाइम 14,000 का ऑफर दिया। मुझे HBL ने मेरे ख्याल से 20,000 ऑफर दिया उस टाइम की, मुझे याद है, और फिल मुझे 10,000 दे रहे थे।
अच्छा, मैंने डिसाइड किया कि चलो मैंने पेल में जाना है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, पैसों पे नहीं जाना है। तो मैं जब पेल में चला गया, मुझे जब पहला सैलरी मिला 10,000, वो मैं खुद चला गया दादा के पास। मैंने कहा अभी ये तो मैंने देना है इसको ना, कि मनाना मनाना भी है भाई, हम्म। फुटबॉल खेलना है ये। अच्छा, वो जो 10,000 में से मेरे ख्याल से 8,000 7,000, मुझे अभी याद नहीं इतना कंफर्म थे, इतनी है 7,000 8,000। मैंने वो मेरे दादा के हाथ में पकड़ा, मैंने कहा ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला सैलरी आ गया भाई, ये ले लो। अच्छा, तो वो हम्म। इतना खुश हो कहता है मुझे नहीं चाहिए आपसे, मुझे ये अच्छा लगा कि आपको, चलो आप रोजगार पे तो है, आप कमा तो रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं कमा रहा हूँ, बस फुटबॉल से आप कमा सकते हैं। मैं डिपार्टमेंट में चला गया, अब मेहनत कर रहा हूँ, आला मालिक मैं कोई और डिपार्टमेंट में चला जाऊँ। तो मैं मेहनत करूंगा, आगे भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं आगे अच्छे डिपार्टमेंट को और अच्छे पैसों पे मैं चला जाऊँ किसी और डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, वाल दादा और हमारे जितने भी घर वाले थे वो मनाए फिर। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2010 के बाद सिस्टम फिर अच्छा रहा, फिर इन्हीं दादा के साथ खाना खाते रहे। चलो अच्छा हो गया, घर आप पहुंच गए। पहल में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पहली दफा आपको जिंदगी में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पहल में मिला था? बिल्कुल, वो मेरे लाइफ का पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट था, और 10,000 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, 10,000 में करना क्या था, आना जाना टिकट भी मेरे ऊपर। अच्छा, अच्छा। वहां पे हाँ, वहां पे आना जाना टिकट कैसे, अब सुन लो। अब ये स्ट्रक्चर है ना हमारे कंट्री का, अब क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अच्छा, अब मैंने घर से रक्शे में बैठ के, दो बैग मेरे कंधे में है, मैंने रक्शे में डाल दिए। अब मैंने क्यों, मैंने पूछना भी है कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में, बिल्कुल। क्योंकि मैंने पैसे भी तो बचाना है ना। अभी दादा को भी तो मनाना है ना। अभी दादा को कैसे मनाएंगे, बिल्कुल। पैसे नहीं बचेंगे। अब वहां से मैंने दोनों बैग एक रक्शे में डाल दिए। अब मैंने पहुंचना है आडे पे, आडे में मैंने एक वैगन में बैठना है। अच्छा, वहां से दो बैग उठाए, वहां से उसमें वैगन में रखे, वैगन में बैठ के कुछ लाख पशीन से कुछ लाख। अच्छा, कुछ लाख से फिर मैंने एक और वैगन पकड़ना है, जो कि वो शोप जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने बैग उतारे, दूसरे वैगन में डाले दोनों बैग। फिर यहाँ से जोब जोब पे उतरा, फिर जोब में मैंने एक दूसरा वैगन, फिर वहां से वो डर इस्माइल खान जाएगा। अच्छा, यहाँ से डर इस्माइल खान में मुझे अभी भी याद है, आप यकीन करें, क्योंकि वहां पे फिर बसेस जाते हैं ना, वैगन नहीं जाता लाहौर की तरफ। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे सस्ता से सस्ता टिकट मिले। अच्छा, एक दिन मुझे ये भी याद है कि मुझे 350 का एक टिकट मिला, ढेर इस्माइल खान से लाहौर तक। अच्छा, वो बस में जब मैं बैठा हूँ, जिस सीट पे मैं बैठा हुआ था, जैसी वो बस जा रहा है, वो जब ब्रेक मार रहा है, मैं यहाँ से, वो मेरा सीट जो है वो यहाँ से चला जाता है, डब दूसरे उसमें सीट में लग जाता हूँ मैं। फिर जब वो रेस देता है, उसको एक्सेलरेट करता है बस को, वापस मेरा सीट आके डब अपने जगह पे वापस सेट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसी कहानियां, क्योंकि वो पैसे भी तो बचाने थे। तो फिर 1600, 1650, 1700 में मैंने पहुंचना था लाहौर, क्योंकि पैसे भी तो बचाने थे ना, वो 10,000 जो सैलरी है। तो ऐसी ऐसी हमने सफर किए। तो ये सारी चीज में मजा आ रहा था सारा कुछ करने में? भाई, इसमें मजा कैसे आता है यार, खुदा को मानो नहीं, आप। आप अब आपका उस एक टाइम, ख्वाब तो नहीं अगर है, नहीं, अगर आप उस प्रोफेशनल टाइम प्लेयर बनना उस टाइम चाहते हैं तो अगर, कैसा महसूस हो रहा हाँ, था? देखिए देखिए, अब जिस जिस फैसिलिटीज में अब हम रह रहे हैं, या जिस फैसिलिटीज हम एंजॉय कर रहे हैं, अगर उस टाइम आप पूछ लेता तो मैं शायद यही जवाब देता कि बहुत मजा आ रहा है। अब अगर आप पूछ रहे हैं ना, अब अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं याद भी करता हूँ ना कि यार, हमने स्टार्ट भी ऐसे ही लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह आपका करियर प्रोग्रेस करता रहा। पहल एक आपकी शुरुआत थी और इसी तरह फिर आप 2011 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में थे जो ईरान गई थी एएफसी क्वालिफायर्स के लिए, जिसके हेड कोच शहजाद अनवर थे उस टाइम पे। और उस हमारा जो टूर था उसमें एक खास हमारे लिए मोमेंट आया था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, वो भी ईरान में 2-1 हराया था और हमारा वाहिद विन था। और हम इतने एज ग्रुप्स में, खास तौर में अंडर 19 में, कोई रेगुलरली मैचेस नहीं जीतते। बट वो कैसा एक्सपीरियंस था इंडिया के खिलाफ, और ये क्या पहला मैच था आपका इंडिया के अगेंस्ट? बिल्कुल, अब वो मेरा पहला मैच था, क्योंकि मैं जब 2009 में गुरजमान के साथ गया था, उन्होंने मुझे नहीं खिलाया था बिल्कुल। सेकंड मैच में मुझे जस्ट 10 मिनट के लिए खिलाया था। उसके बाद ये मेरा जब अंडर 19, उसके बाद कोई टूर नहीं था। नेशनल टीम के टूर चलते रहे, मैं बहुत छोटा था, 15 साल मेरी एज थी।
तो उसके बाद जब दूसरा अंडर 19 आया, जब मैं चला गया, ये शहजाद अनवर जब हेड कोच था, तो मुझे वो मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था, क्योंकि वो हम लोग पहला जो मैच था वो हम लोग ईरान के साथ खेले, ईरान के साथ आई थिंक हम लोगों ने खेला। और उसके बाद दूसरा मैच जो था वो इंडिया के अगेंस्ट था, जो हम लोगों ने 2-1 से जीता। अच्छा, बर्फबारी भी हो रही थी, बिल्कुल। बहुत ही आपको पता है कि वहाँ पे अगर बर्फबारी भी होती है और आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल मैच भी हो, और वहाँ से इंडिया जो है वो कतर से फ्रेंडली मैचेस जो है वो अरेंज करके आए थे, वहाँ से मेरे ख्याल से कोई 4-5 उन्होंने फ्रेंडली मैच, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक महीने 1.5 महीने गेम के बाद हम डायरेक्ट चले गए। तो उसके बाद जब वो मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था और हम लोग जीते भी अगेंस्ट इंडिया, और दोनों ही असिस्ट मेरे थे, वो वीडियोस मेरे पास अभी भी पड़े हैं। पोल भी मैं वो जहाँ पे वो पोल हुआ था, बिलावल ने जो फ्री किक मारा है, वो पोल भी मैंने लिया था। और वहां से जो बाल मैंने दिया है, दूसरा असिस्ट की मैं बात करूंगा, वो आमिर सदीक ने क्रॉस मारा, बाल मैंने दिया है। यहाँ से हमने आमिर सदीक से मैंने रिसीव किया वापस, आमिर सदीक जो है लिफ्टी, अगर आपको याद है, पिशावर वाला, तो वो वहां से रन करते हुए मैंने यहाँ से एक को ड्रिबल किया, दूसरे को मैंने बॉल होल्ड किया, वही आमिर सदीक जिसने मुझे वहां कॉर्नर पे मुझे बॉल दिया था, वही आमिर सदीक पहुंचा। मैंने फ्लेग, बिल्कुल फ्लेग के साइड पे मैंने वहां पे बॉल इनके लिए रखा, वहां से उसने क्रॉस मारा, यहाँ से बिलावल जो है वो वहां पे पहुंच के उसने हेड मारा था गोल। तो हम 2-0 से हम जीत रहे थे, लास्ट तकरीबन आई थिंक 80 मिनट में उन्होंने एक गोल ड्रा किया था, फिर 2-1 से हम लोगों ने जीते। वो मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था, वो भी अगेंस्ट बिल्कुल। इंडिया। बिल्कुल। तो ये आपका पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा। 2011 के ही अंदर हमारी हेड कोच की भी तब्दीलियां हुई। पहले तारिक लुत्फी साहब नेशनल टीम को देख रहे थे और उसके बाद जवीसा आ गए एज हेड कोच। और जब आगे उनने प्लान बनाया अंडर 22 की टीम का, जब वो चल रही थी, उसमें आप भी शामिल थे। तो पहले आपने पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी काम किया, लेकिन अब जवीसा ऑब्वियसली एक सर्बियन कोच भी थे और बैरूनी मुल्क से उनका ताल्लुक था। कैसा एक्सपीरियंस रहा एक पहली दफा फॉरेन कोच के साथ डायरेक्टली काम करने का? ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे स्ट्रक्चर से आप निकलते हैं जहाँ पे आपके पास कोचिस तो दूर की बात है, आपके पास जो इनिशियली फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके पास अवेलेबल ना हो, और आप एक फॉरेनर कोचिस को देखते हैं, और ऊपर से वो फॉरेनर कोचिस हमारे लिए उस टाइम एक अजूबा होता था कि यार एक फॉरेनर कोच आया है। हम यकीन करें, हम हैरान हो जाते कि यार ये फॉरेनर कोच आया है। अच्छा, अब जब फॉरेनर कोच के साथ आप काम करते हैं, उस टाइम मेरी लैंग्वेज भी बहुत वीक थी, मुझे बेसिकली उर्दू का मुझे करता करती भी याद है, मुझे अगर करता करती भी कोई बोलता, मुझे मैं वहां से भाग जाता कि यार ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब मैंने करना में करती में जवाब देना है या करता में जवाब देना है। अच्छा, मोनस और मुजक्कर भी मैं अलग नहीं कर सकता था, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, वहां से ऊपर से आपके इंग्लिश इंग्लिश जबान, और इंग्लिश में मैं बिल्कुल भी वीक, मुझे बिल्कुल भी कुछ लफ्ज मुझे मुझे याद है, कुछ लफ्ज बस वो मुझे बिल्कुल समझ आता था, ऊपर से वो भी आपको परेशान करता था। और हाँ, इंस्पायर होते थे कि यार एक फॉरेनर कोच आए हैं, वैसे आप एज ए फुटबॉल प्लेयर अगर वो जिस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता था कि यार ये करना है या ये करना है, तो हमें समझ आ जाता था कि यार इसका मकसद ये है, वो हमसे ये चाहता है। तो फॉरेनर कोचेस या पाकिस्तानी कोचेस हो या फॉरेनर कोचेस हो, लर्निंग दोनों से ही होता है, और वो डिपेंड करता है प्लेयर पे। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अभी जब हमें एक्सपीरियंस आना शुरू हो गए, हमने इंटरनेशनल मैचेस खेले, हमने बायर लीग खेला, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, कि अगर आपको ये समझ आना शुरू हो गए कि जो नेचुरल मोमेंट क्रिएट होते हैं गेम के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर, अगर उसके साथ आपने डील किया, तो आप बहुत ही अच्छा प्लेयर रहोगे। अगर आपके अगेंस्ट जो टीम होते हैं, अगर वो आपके अगेंस्ट कोई ऐसे मोमेंट क्रिएट करते हैं कि वो नेचुरल हो या वो एज ए उन्होंने उस पर काम किया हो, अगर उसके साथ भी आप डील करते हैं, तो एज ए बेस्ट प्लेयर आप शो होंगे। तो उसके बाद समझ आना शुरू हो गया कि यार हमने फुटबॉल कैसे खेलना है। अब ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आऊँगा। फॉरेनर कोचेस के साथ काम किया, मज़ा आया, पाकिस्तानी कोचेस के साथ काम किया, मज़ा आया, क्योंकि हम लर्निंग के स्टेज में हैं और लर्निंग के स्टेज में थे, और अभी भी आगे भी लर्न कर रहे हैं कि भाई हमने ये लर्न करना है, हमने ये सीखना है। सो बहुत मज़ा आ रहा था फॉरेनर कोचेस के साथ भी और पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी।
बिल्कुल। और ये जो ज़वीसा की टीम थी अंडर 22 वाली, आई थिंक इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैच क्रिएट हो रहा था जिसमें आप भी थे, आप थोड़े से उनसे मज़ीद यंग थे, कलीमुल्लाह भी थे, मोहम्मद आदिल, सद्दाम, आप लोग सारे एक ग्रुप बन रहा था अंडर 22 जिसमें साकिब भी शामिल थे। और आप लोगों को 2012 में ही इतना एक्सपोज़र मिला कि आप लोग पहले एक टूर पे भी गए अंडर 22 क्वालीफायर्स से, आप लोग थाईलैंड में आप लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, आप लोगों ने मैचेस खेले। 2012 में हम क्या कहते हैं अल नकबा कप में भी अल नकबा कप में भी गए, और उसके बाद आप आगे जाते हुए सऊदी अरेबिया में जाके क्वालीफाइज भी खेले अंडर 22, और साल के एंड पे जाके महिंद्रा राजापक्सा कप जो था श्रीलंका में उसमें भी खेले। और इसके दरमियान आप लोग क्योंकि केआरएल में आप उसके बाद पहले के बाद केआरएल भी गए, आपको एफसी प्रेसिडेंट्स कप का भी उस जमाने में ग्रुप स्टेज होस्ट की थी केआरएल ने। इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर, और ये बड़ी कॉन्वर्सेशन में सबसे जरूरी है क्योंकि हमारे प्लेयर्स का एक जो बहुत बड़ा मसला रहता है, अब तो वो बहुत ज्यादा वाजे हो गया है कि एक्सपोजर नहीं है, खासतौर पे यूथ टीम्स के, या ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। एक वो महसूस कैसा होता है इतना कांस्टेंट एक्सपोजर मिलना, और आपको क्या लगता है कि उसको एक्सपोजर का फायदा क्या होता है फिर? अच्छा, आपकी जब आपने जविशा की बात की, जब ये अंडर 22 अंडर 23 की बात है, उस टाइम मेरा एक इंसिडेंट हुआ जविशा के साथ। वो इंसिडेंट ये था कि जब मैं जैसे ही हम लोग वहाँ से आए अंडर 19 टीम से, जब हम 5 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, चूंकि मैं जब इंडिया इंडिया जब टीम जा रही थी, उन्होंने हमें कैम्प में रखा। अच्छा, कैम्प में जब रखा, उसमें मुझे ऐसी फील हो रहे थे कि मेरा हेमस्ट्रिंग हो रहा है, मेरा हेमस्ट्रिंग हो रहा है। अच्छा, मैं जब कैम्प में आया तो कैम्प में मैंने जबिशा को बोला कि भाई मेरा हेमस्ट्रिंग है, मुझे फील हो रहा है, मगर 100% नहीं, मुझे ये फील हो रहा है कि एट 75% मेरा हेमस्ट्रिंग है, या मुझे नहीं लगता कि ये टाइटनेस है या हेमस्ट्रिंग। अच्छा, उसने उस कामरान जो हमारी फिजियो, अपना हमारा जो डॉक्टर था, फिजियो डॉक्टर कामरान, अच्छा डॉक्टर कामरान को बोला कि इनको घर नहीं जाना, इनको घर नहीं भेजना, इनको यहाँ पे आप फिट करके फिर मेरे ट्रेनिंग में भेजना। अच्छा, मैं 6 दिन 7 दिन मैं ट्रेनिंग डॉक्टर कामरान के साथ करता रहा, उन्होंने मुझे मेरे ट्रीटमेंट करते रहे। उसके बाद फिर डॉक्टर कामरान को मैंने कहा कि देखिए, मेरा एमस्ट्रिंग अभी भी उसी तरह फील हो रहा है जिस तरह पहले दिन था। 7 दिन हो गए हैं, अभी रह गए 3 4 दिन, तो मैं शायद टीम का हिस्सा ना बनूं, मैं घर चला जाऊंगा। 2 3 5 दिन मैंने घर पे रहना है, तो मैं वापस आ जाऊंगा, वापस हमारा लीग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जैसे ही जाने लगा तो मुझे अयाज भट्ट का कॉल आया कि भाई आप इंजरी हैं तो आप घर नहीं जाना, तो आप कैरल आ जाए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, सही है, मैं केरल आ जाऊँ। कहता है आप 2 दिन आ जाएं तो वापस, अगर आपको जाना चाहिए घर तो आप घर चले जाएं। अरे मैं यहाँ से चला गया। चलो, डॉक्टर कामरान ने उसको बोल दिया जविशा को कि सादुल्ला को इंजरी है, तो सादुल्ला को आप छोड़ दें। अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं, सादुल्ला को बोले आप जाए। अच्छा, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैं यहाँ से चला गया केरल। अच्छा, केरल में 2 दिन में वहाँ पे रहा हूँ। तीसरे दिन ऐसे ही उन्होंने फ्रेंडली मैच फिक्स किया था, पाकिस्तान वर्सेस केरल, इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, अगर आपको याद है, फ्रेंडली जी जी, मैच हुआ मुझे था। याद है। अच्छा, बट साहब मुझे कह रहे हैं कि यार हमारे लड़के तो पूरे नहीं है, सादुल्ला आपको खेलना चाहिए। अबे मैं भी तो, मैं मुझे भी वो सारा सीन मैं भूल गया हूँ कि भाई नेशनल टीम के कैंप से आया हूँ, इंजरी हूँ, और वापस वापस उनको मैंने ये बोला कि मैं इंजरी हूँ, वहां से मैंने घर जाना है, और उनको तो नहीं पता मैं इस्लामाबाद आया हूँ। अच्छा, हम्म। अब चूंकि सैलरी की बात है, डिपार्टमेंट है, अब अयाज भट्ट उस टाइम आपको पता है कि भाई हम छोटे बच्चे थे, वो प्रेशर डाल के उन्होंने खिला दिया मुझे, भाई आपको खेलना है बस, और कोई ऑप्शन नहीं, भाई आपको खेलना है, आप जैसे भी हो। हाँ बाबा, मैंने कहा ठीक है, सही, आप डिपार्टमेंट भी है, नेशनल टीम से भी आ गए, चलो ये मैच खेल के आप घर चले जाए। अब मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अगेंस्ट खेला, पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, मैंने भी बेवकूफ़ी की, अबे उस टाइम बच्चे थे, अब समझ नहीं था इन चीज़ों का। अब मैंने खेला, मैं टिक टॉक खेल रहा हूँ, यहाँ से बाल पकड़ रहा हूँ, वहां दे रहा हूँ, वहां से बाल पकड़ रहा हूँ, वहां दे रहा हूँ, ड्रिबल कर रहा हूँ, एक एक दो दो। अच्छा, जवीशा कह रहे हैं, अच्छा मुझे कह रहे हैं कि मैं इंजरी हूँ, यहाँ पे ये पकड़ा ही नहीं दे रहा। अच्छा, उसके बाद ये टूर्स आए जो आप कह रहे हैं, सऊदी अरब टीम चला गया, थाईलैंड चले गया, उसने कहा कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, सादुल्ला नहीं होगा मेरे साथ, सादुल्ला नहीं होगा। अच्छा, मुझे फिर इन्होंने ड्रॉप कर दिए अंडर 23 और अंडर 2 वाले टूर्स में। हालांकि समर इसाक खामी उस टाइम पीक पे थे, उसी मैच के अंदर इन्होंने उनको बोला कि नहीं, सादुल्ला ने गलती नहीं किया, सादुल्ला को आप 22 और 23 की टीम में रखें, क्योंकि सादुल्ला का मिस्टेक नहीं है, सादुल्ला से इंजरी था,
तो हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे। कहता है ये कैसे इंजरी है जो वो दो दो को ड्रिबल कर रहे हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ इन टूर्स में नहीं रहेगा अंडर 23 और 22, इसलिए उन टूर्स के साथ मैं नहीं चला। अच्छा, एक्सपोजर की बात है। फिर जब जविशा चला गया, शमलान आ गया डायरेक्टली। बिल्कुल। 2014 की बात है, 2014-15। हाँ, उसमें हमें बहुत तेरह अच्छा तेरह में एक्सपोजर आया, मिला, बिल्कुल। क्योंकि मैं दोनों साल जो जब पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक, जब यूएई में हम उसको रुखसत दे रहे थे, जब हमने अंडर 23 खेला, उनको वही से दुबई से हम भेज रहे थे बेरिन, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख्याल से ख़त्म हो रहा था या कोई ऐसा उसका मामला बना हुआ था, तो मैं 2 साल उनके साथ रहा। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैचेस आए हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आए हैं, तो उससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। अच्छा, एक कहानी और इस एक्सपोजर से। जिस दिन पहले पहले उसकी अंडर 19 की मैं बात करूंगा, जो मैंने 5 से 7 मिनट खेला हूँ। अच्छा, अच्छा, वो मैच मेरे ख्याल से जो मैं खेला हूँ वो ईरान के अगेंस्ट था, क्योंकि उन्होंने वाइट जर्सी पहने हुए थे, हम लोगों ने उन्होंने रेड जर्सी पहना था, हम लोगों ने वाइट जर्सी पहने। ये आपकी एक्सपोजर से मैं अपना वो किस्सा सुनाता हूँ। अब जब हमें मुझे जैसे ही किसी पता नहीं मंजूर ने पास दिया था या वो साजिद लड़के ने मुझे डिफेंस से पास दिया था, मैंने जैसे ही बाल रोका। वो एक्सपोजर की बात है ना, कि मेरा पहला इंटरनेशनल, पहला मिनट था मेरा। मैंने जैसे ही बाल रोका, मैंने आगे देखा भाई, कोई व्हाइट जर्सी मुझे नजर नहीं आ रहा भाई, सब के सब रेड, 21 के 21 रेड। भाई मैं कहता हूँ यार, ये मेरे प्लेयर्स कहाँ चले गए भाई, ये तो 21 के 21, ये तो ईरान के प्लेयर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने इसी गेम में बाल फेंका। मैंने उसके बाद कोई 10 सेकंड 8 सेकंड के बाद मैंने देखा भाई, वो एक व्हाइट व्हाइट जर्सी वाला भाग रहे हैं और एक रेड जर्सी वाला भाग रहे हैं। तो जब तक आपका एक्सपोजर एक्सपोजर ना हो, तो प्रेशर ऐसी बिल्ड होता है, तो आपको अपना जर्सी भी नजर नहीं आता। तो उसके बाद आहिस्ता 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 जब एक्सपोजर बिल्ड होना शुरू हो गए, उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई हमें बाल दो कि हम एक दो को ड्रिबल करें, हमें बाल दो कि हम एक दूसरे के साथ बॉल पास करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शमलान के टाइम में बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला हमें। बिल्कुल। और ये जब आपकी साथ साथ नेशनल टीम में तो सिलसिला चल रहा था, आपने पहल छोड़ के केरल भी ज्वाइन कर ली बीच में। और केरल में जब आप थे 2013 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 2013 की स्क्वाड में आप लोग एएफसी प्रेसिडेंट्स कप के फाइनल में भी पहुंचे। और वो जो फाइनल था, वो पहली दफा पाकिस्तान की किसी भी क्लब टीम ने जाके फाइनल खेला था कि एशियन कंपटीशन का, और वो आप लोग बड़े मजे से पहुंचे थे फाइनल में। आप लोगों ने ग्लोबल एफसी को भी 5-0 हराया। ग्रुप स्टेज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। क्या कहते हैं, यीजिन जो था भूटान का क्लब, उसको भी काफी ज्यादा गोल मारे। क्या कहते हैं, ये सारा कुछ जब चल रहा था और आप लोग फाइनल में पहुंचे, कैसा मतलब महसूस यार, हुआ एज एज अ क्लब? यकीन करें, वो अब जब हम फील कर रहे हैं, यकीन करो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो माहौल, वो टाइम। क्योंकि जब आप नेशनल टीम से आते हैं, क्यारल आपको आपको पता है कि 2010 से 2014 तक हम पाकिस्तान प्रीमियर लीग के चैंपियन होते रहे, चैलेंज कप के चैंपियन होते रहे। तो एक माहौल बना हुआ था। फिर यहाँ से आप प्रेसिडेंट कप फाइनल के लिए चले जाते हैं। 2011 में जब हम फर्स्ट टाइम, जब हम पहली दफ़ा हम लोगों ने एफसी प्रेसिडेंट कप के लिए क्वालिफाई किया, जब हम पाकिस्तान के प्रीमियर लीग के चैंपियन हो गए, तो हम लोग चले गए ताजिकिस्तान, अगर आपको याद हो। अच्छा, वो बिल्कुल। वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी हैं, यूट्यूब में भी होगा। हम लोगों ने पहला मैच उनके साथ जो फर्स्ट राउंड का जो क्वालिफायर था, वो एक फलस्तीन के क्लब के साथ अगेंस्ट खेला था। अगर आपको याद हो, आई थिंक आई 4-1, फोर वन बिलाल कुछ शायद। हाँ, 4-1, 5-1, आई थिंक हम हार गए थे। बट पहला गोल भी हमने ही दिया था, मैं और कलीम स्ट्राइकर खेल रहे थे। वो कलीम ने मुझे पास दिया और मैंने स्लाइड के साथ गिटा मारा, गोल हुआ था। पहला गोल हम लोगों ने 10 मिनट में दिया था। तो वो मेरा भी पहला इंटरनेशनल क्लब गोल था, चूंकि 2011 स्टार्ट ही था मेरा केरल के साथ। सो फिर वहां से हम जब आए सेकंड राउंड के लिए, वहां से हम लोग वो मैच हार गए, तो हम वापस आए अगले साल जब 2012 में हम चैंपियन हो गए। तो 2012 में जब हम आए फर्स्ट राउंड के लिए, हम लोगों ने मेरे ख्याल से उसको जीता, चाइनीज ताइपे को, आई थिंक। सो फिर उसके बाद हम आए फाइनल राउंड के लिए, फाइनल राउंड में 2013 में। फिर जब हम 2013 में फाइनल राउंड के लिए आए, तो 2013 में हम लोगों ने ये, बिलीव मी, वो बिल्कुल भी ये पाकिस्तानी क्लब के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि आप एएफसी प्रेसिडेंट कप का फाइनल खेलना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि शायद
इससे पहले भी मेरे ख्याल से कोई 63 साल पहले, 65 साल में उन्होंने कहा कि 63 साल के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि अगले 63 साल भी शायद अगर हमारी स्ट्रक्चर इसी तरह रहा तो पाकिस्तानी कोई कल भी प्रेसिडेंट कप फाइनल नहीं खेल सकेगा, क्योंकि वो एक एक ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप का जो एक मोमेंट होता है, जो एक प्लेयर्स की जो एक मेंटेलिटी होता है, जो जो 11 प्लेयर्स थे उनकी एक ही मेंटेलिटी थी। अच्छा, वो एक कॉम्बिनेशन बना उन प्लेयरों का, वो एक ग्रुप बना, उसकी वजह से ये अचीवमेंट हमें मिली। और फिर उनका जो प्लेयर्स थे उनका गोल बहुत बड़ा था। आपको पता है कि फिर वहीं से हमारे प्लेयर्स जाना शुरू हो गए। आदिल चला गया बाहरली, कलीम चला गया, सद्दाम चला गया, मैं चला गया हूँ, सद्दाम चला गया, साकिब चला गया। देखो ये वही प्लेयर्स हैं। देखो ये वही प्लेयर्स हैं जो एक दफा इकट्ठे हो गए। उन्होंने क्यारल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके बाद एसएसजीसी में ट्रांसफर हो गए, एसएसजीसी एक ब्रांड बना, फिर एसएसजीसी बी डिवीजन से आया, फिर प्रीमियर लीग का फाइनल खेला लास्ट 2000 मेरे ख्याल से 19 का हम लोगों ने फाइनल खेला, जो क्यारल हम लोग मैं कैप्टन था, 4-0 से हम हार गए खेपेटी के ग्राउंड में। उसके बाद फिर हम लोग चैलेंज कप खेला 2019 में पिशावर में, जो मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आया। उसके बाद फिर हम लास्ट 2000 मेरा ख्याल से 2021 में जो चैलेंज कप का फाइनल खेला। तो ये वही बेज आपको नजर आ रहे हैं 2010 से 2011 से, कि वही प्लेयर्स है, बाहर भी जाके यही प्लेयर्स खेल रहे हैं। और अचीवमेंट्स भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट इनसाइड द कंट्री भी यही प्लेयर्स हैं, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे आपके चैलेंज कप हो, चाहे यहाँ के आपको पता है हमारे जो कल्चर्स है, ऑल पाकिस्तान है, जो यहाँ पे हमारे क्लब जाते हैं, खेलते भी हैं कुछ क्लब, कुछ डिपार्टमेंटल टीम। तो ये वही प्लेयर्स जो हैं, वही प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं जो अभी भी अचीवमेंट्स कर रहे हैं और जा रहे हैं बाहर लीगों में। बिल्कुल। और इसमें एक मुझे बड़ा खास मौका याद आता है 2015 का। आई थिंक वो शायद आपको भी जिंदगी में नहीं भूलेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेल रहा था, वो भी होम पे, और ये आज की दिन के मुताबिक तो हमारा आखिरी होम मैच था, वो भी अफगानिस्तान से। और ये अफगानिस्तान की टीम काफी स्ट्रांग थी, और मेरे समेत कोई भी पाकिस्तान को चांस नहीं दे रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में कुछ कर सकेगा, क्योंकि इससे पहले जब 2 साल पहले हम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खेला था, तो 3-0 जो हमारे साथ काबुल में किया था उन लोगों ने, वो मतलब बहुत ही मुश्किल था उस मैच को देखना। पर हमारे पास क्या कहते हैं, आप भी थे उस मैच में, सद्दाम भी खेल रहा था, हसन बशीर कैप्टन थे, और बहुत ही मतलब कम्पिटिटिव मुकाबला था। पाकिस्तान ने बड़ी जान मारी थी और वो बड़ा लेवल लेवल स्कोर जा रहा था। आखिरी मिनट आता है, हसन बशीर फ्री किक लगता है, बॉल उड़ती हुई आती है, आपको बॉल नजर आती है, और आप रख के इंजरी टाइम में हेडर मारते हैं, जो गोल हो जाता है। बिल्कुल। होम पे हैं, पाकिस्तानी क्राउड को पहली दफा पाकिस्तान की टीम मिल रही है, आप लोग जीत रहे हैं, क्राउड चीखें मार रहा है, I'm sure आपके नाम के नारे लग रहे होंगे। वो मोमेंट कैसा महसूस हुआ था? यार बिलीव में शाहरुख भाई, जैसे ही हमें फ्री किक मिला, वेन हसन स्टीव अप फॉर द बॉल, जैसे ही वो बॉल मारने चला गया, वो वीडियो आपके पास होगा, मैं बिल्कुल जो लास्ट उनका जो फुल बैक था, लिफ्ट फुल बैक, मैं उनके पीछे 2 स्टेप में अवे पे खड़ा हूँ सेंटर की तरफ। मैं वहां से जैसे ही यहाँ से हसन ने बॉल मारना शुरू किया, बिलीव मी, मैंने कहा, ऐसा मुझे लग रहा था वो टाइमिंग, वो बॉल मारना और मेरा रनिंग, मैंने कहा शायद ये हसन ने मेरे लिए मारा है। यहाँ पे ग्राउंड में कोई बंदा नहीं है, सिर्फ हसन ने मेरे लिए ही मारा है। अच्छा, मैं वहां से चला गया, हालांकि हसन ने इस बॉल को डिपेंडरों के पीछे जो है वो उन्होंने रखना था, क्योंकि वो फोर्स थोड़ा ज्यादा हो गया। वो बॉल डायरेक्ट जा रहा था गोलकीपर की तरफ, गोलकीपर भी इसीलिए ग्राउंड उसके पोस्ट के अंदर जो बीच में वो ऐसे ही खड़ा हो गया कि मैं यहाँ से आसानी से ग्रिप करूंगा, तो मैं पीछे से आके मैंने जंप लिया और मैंने हेड किया, वो बॉल जो है वो गोल में चला गया। तो वो एक मोमेंट था। आपको पता है कि आपका फर्स्ट इंटरनेशनल गोल हो, और ऊपर से अफगानिस्तान के अगेंस्ट हो, और उन्होंने आपको जीता भी हो 3-0 से। बहुत सारे मेम्स बने होते हैं उसके ऊपर हमारे प्लेयर्स की, चूंकि उस टीम का मैं पार्ट नहीं था उस टाइम। तो जब ये गोल हुआ, बिलीव मी, जब क्राउड का आवाज आ रहा था और जिस तरह हमारे प्लेयर्स बेंच से खड़े हो गए हैं और जिस तरह सब आ गए, मैं भी अभी भी छलांगे मार रहे हैं सारे। वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। मैं जैसे ही देखता हूँ मुझे वही मोमेंटम जो है वो फील होता है कि यार ये मेरा वही मोमेंट है। तो मैं जब, अच्छा, फिर हम बाहर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, उसको आपको बताया अपना क्राउड है, हमने मैच जीता, क्योंकि लास्ट मिनट था, 89 मिनट चल रहे थे। अब जब हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब चले गए अंदर, अच्छा, ड्रेसिंग रूम के अंदर। अच्छा, मैं बाहर, आसन बाहर, रियाज बाहर। अच्छा, हम जब यहाँ से जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, जब हम चले गए,
तो वहां से शमलान उठ के मुझे कहता है मैसी मैसी मैसी। यार मुझे इतना यकीन करो, इतना वो मैंने फील किया कि यार बस शायद यही मोमेंट है और यही फुटबॉल है और यही लाइफ है। उस टाइम फिर याद आया वो वक्त मदरसे वाला, कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ खड़े हुए हैं? ए- आप यकीन करें, मैं हमेशा से मेरा ये बिलीव होता था कि यार मैंने कुछ करना है और कुछ में बहुत बड़ा करना है और मुल्क के लिए। जब एक आपको जितना आपको समझ आना शुरू हो जाता है, जितने आपको एक्सपीरियंस जो है आप गेट करते हैं, जितना आप नॉलेज गेट करते हैं, उसके बाद चीज़ें जो है वो आप चेंज करते हैं। सो दो में जैसे ही वो उसके बाद जैसे ही वो, क्योंकि वो उस टाइम हम यही एंजॉय जो है वो हम यही मोमेंट जो है वो हम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ऑब्वियसली आपको फोन्स आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ आपके मैसेजेस कमेंट्स शुरू हो वो शुरू हो जाते हैं कि भाई आपके ऊपर कमेंट्स होते हैं कि सादुल्ला ने गोल किया, पश्चिम से हैं, बलूचिस्तान से हैं। उसके बाद पाकिस्तान को मैच जितवाया। फिर आपको पता है ये हमारे खासकर जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे अफगानी पश्तून जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक कल्चर जो था वो यहाँ पे एक सर्कल था, वो उसमें एक कमेंट्स हो रहे थे। तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। बिल्कुल। और जब इसके बाद भी आप आगे कंटिन्यू करते रहे तो आपको इसी साल के अंदर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 2015 में आपको मौका मिला मालदीव्स में जाके प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने का बीजी स्पोर्ट्स के साथ। उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो अपॉर्चुनिटी कैसी निकली आपके लिए? ऑब्वियसली शाहरुख भाई, जब आपको चूंकि हमारे बहुत कम प्लेयर्स, अगर मैं अभी भी गलत हूँ, हमारे 8 से 10 प्लेयर जो है वो बाहर कंट्री में लीग खेला है, चाहे एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर। क्योंकि कलीम चला गया था, सद्दाम, आदिल, उसके बाद मैं चौथा प्लेयर था जो मैं बाहर लीग खेलने के लिए चला गया। क्योंकि आपको पता है कि जब आप एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर आप एक लीग में जाते हैं, ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड, एक न्यूज़ आप क्रिएट करते हैं। उसके बाद एज ए फर्स्ट प्लेयर जब मैं मालदीवियन लीग के लिए चला गया, देखिए अभी मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। देखो एक आप एक डोर्स ओपन करते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं जब फर्स्ट टाइम चला गया। क्योंकि वो मालदीवियन बेजी स्पोर्ट्स जो है वो फर्स्ट टाइम ए डिवीजन में आया था, इन्होंने प्लेयर साइन करने थे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने ये गोल किया, उसके बाद दो दो महीने बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे जब वो अपॉर्चुनिटी मिली तो जो आपको पता है कि मालदीव मालदीव जो है वो एक फुटबॉल नेशन है। वो फुटबॉल जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनके हर क्लब मैच जो है वो हमारे इंटरनेशनल कंपटीशन की तरह है। जैसी वो इंटरनेशनल मैचेस में जिस तरह एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जो इन्वायरमेंट वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस में होते हैं, इनकी क्लब मैचेस में भी ऐसी इन्वायरमेंट होते हैं। तो जब मैं वहाँ चला गया, आपको पता है कि वो एक स्टैंडर्ड है वहाँ के, आप बनिस्बत हमारे कंट्री के। तो उनका एक स्टैंडर्ड था। फिर वहाँ से आपको चीज़ें गेट होना शुरू हो गए, वहाँ से मैंने नॉलेज जो है वो नए नई चीज़ें सीखने को मिलता रहा। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सीजन रहा वो पहले साल। क्योंकि हम लोग वहाँ पे मेरे साथ 3 फॉरनर और थे, एक स्पेनिश था, एक ब्राजीलियन था, एक मेरे साथ टोबेगो का जो डिफेंडर था, सीएन। तो हम लोग वहीं पे ये 4 फॉरनर्स थे। अब बिलीव मी, जब 2015 का लीग ख़त्म हुआ, क्योंकि हम टेबल पे मेरे ख्याल से छठे नंबर पर थे बेजी स्पोर्ट्स 2015 में, 2016 सीजन के लिए इन्होंने ये 4 फॉरनर में सिर्फ मुझे ही कॉल किया था कि आपको आना होगा, आपको आना होगा। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई सीन था कि मैं उसकी वजह से नहीं गया। उसके बाद फिर 2017 में आपको पता है कि फिर मैंने क्लब चेंज किया, फिर दोबारा मैं मालदीव चला गया, प्ले ऑफ खेला वहाँ पे। उसका एक सिस्टम चेंज हुआ 2017 में। इन्होंने मेरे ख्याल से उनके टोटल 14-16 टीम्स थे, फिर उन्होंने 8 टीमें रखने थे ए लीग में। उन्होंने जो 4-5-6 टीमें थी उनको प्ले ऑफ में रखा कि भाई प्ले ऑफ से 2 टीमें आएंगे। फिर हम लोगों ने वो फाइनल भी जीता, हमारी टीम फर्स्ट डिवीजन में भी आ गई। उसके बाद फिर तो पता नहीं क्या हुआ, वापस वो पुराने सिस्टम में आ गए। तो 2017 में भी मैं वहाँ की आर्मी टीम है डीएससी जो अभी सेकंड डिवीजन में, तो मैंने उसके लिए खेला। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि आप फॉरेनर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं वहाँ, उनके नेशनल टीम के साथ, अशफाक के साथ, उनके जो गोलकीपर था इमरान वो उनका एक लेजेंड है, अशफाक उनका एक लेजेंड है, उनके अगेंस्ट आप खेलते हैं।
तो उनके बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे अभी एक का अली फसीर, अभी उनका जैसे लिफ्टी है बिल्कुल। अली फसीर, तो उनके राइजिंग स्टार था उस टाइम, बिल्कुल मेरे एज के थे उस टाइम। सो उनके अगेंस्ट खेला तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन पहले 12 मैच में मेरे 5 गोल रहे हैं उसमें। तो उसमें असल में आपको एक जब आप एक प्रोफेशनल माहौल में जाते हैं तो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आपको मिलता है, तो वो आपको बिल्ड करता है। तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। और कितना एक फ़र्क था, अब आप वहाँ पे भी खेल रहे हैं, मालदीव प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेल रहे थे। कॉम्पिटिशन में कितना एक फ़र्क था कि क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन में, और फैसिलिटीज़ एज़ अ क्लब जो आपको मिल रही थी, उसमें कितना फ़र्क था जब आप पाकिस्तान में और मालदीव में खेलते थे? अ, मुझे जो डिफरेंस लगा है वो मुझे कंपटीशन का लगा है। बाकी जिस तरह आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे फैसिलिटीज़ देते हैं विदाउट सैलरी, मिसाल सैलरी उसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी जब आपको फैसिलिटीज़ जिस तरह यहाँ पे जैसे मुझे एसएससी से मिलता था या मुझे केआरएल से मिलता था, जैसे मैं ये दो बड़े बड़े क्लबों में खेलता हूँ। मैंने केआरएल के लिए खेला, पहले तो खैर वो तो मैं कोई एक प्रीमियर लीग खेला हूँ उसके लिए। उसके बाद मैंने 4 साल 5 साल केआरएल के लिए खेला, और 4 5 साल जो है 6 साल मैंने एसएससी के लिए खेला। तो अभी भी खेल रहा हूँ। सो फैसिलिटीज़ जो है आपको ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्ट, होटलिंग, ये सेम है अगर आप कंपेयर करें आप मालदीव के साथ। बट कंपटीशन ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर उनका अच्छा। थर्ड डिवीज़न, क्योंकि उसके थर्ड डिवीज़न में भी फॉरेनर प्लेयर्स खेल रहे हैं। थर्ड डिवीज़न में हुँ। थर्ड डिवीज़न में भी उनके फॉरेनर प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके फर्स्ट डिवीज़न में भी फॉरेनर प्लेयर्स नहीं है। आप उनके पास जो ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं वो आपके पास नहीं है। उनके पास जो नॉलेज है वो हमारे पास यहाँ पे बहुत कम है। जो एक सिस्टम जो क्रिएट करते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम या टेक्निकल कमिटीज़ आप बोलते हैं, उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है। जो इसलिए आज आज तक हम अच्छे फैसले नहीं कर सके, जो हमारी वर्स्ट सिस्टम है आपके सामने। बिल्कुल, और यही मतलब सिस्टम की हमारी निशानदेही है कि 2015 जब मेरे हिसाब से आपका आपका भी पीक होगा, बहुत सारे और प्लेयर्स का भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पीक लेवल हिट हो रहा था कि आपके सारे प्लेयर्स बाहर खेल रहे हैं। नज़र आ रहा था कि यार एज़ एन इंडिविजुअल ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये रास्ते खोल रहे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल, क्योंकि आपका जो कोर था, आप, कलीम, सद्दाम, उसके बाद अहमद, आदिल, आप लोग, साकिब, एक लोग में आप सारे पाकिस्तान से बाहर खेलना शुरू हो गए, जो बहुत अच्छी निशानी थी कि यार चलो अब एक प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं आप लोग को एक अच्छी इनकम मिलेगी, आप लोग और लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पॉलिटिकल मसले शुरू हो जाते हैं जो हम आज तक मतलब वो हल ही कर रहे हैं। आप तो देखिए, मैं बाहर से बैठ के तबसरा कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग बाहर से, लेकिन इस सारे अंधेरे में रह के मतलब एक क्या गुज़रती है एक फुटबॉलर पे? ऑब्वियसली जब आपको शाहरुख भाई, जब आप एक अच्छे उस पे आ जाते हैं, जब आपका स्टेप अप हो जाता है और आप एक प्रोफेशनल माहौल में होते हैं, तो उस प्रोफेशनल माहौल से आप एकदम से 2015 के बाद आपको पाबंदी लग जाता है। ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आपको एनओसी मिल जाता है, ना आपको क्लब जो है आपको, जब आप कहीं पे जाते हैं, जब आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब आप उसको कॉल करते हैं कि यार मुझे एनओसी चाहिए, वो कहता है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको एनओसी दे सकूं, क्योंकि हमारे पास तो पाबंदी लगा हुआ है। और एक 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 पीक था, बिलीव मी, हमारी कैरियर में हमेशा से जितनी भी हमारी जो ये जो क्रीम ग्रुप चल रहा था, इनको ख़त्म करने वाले पॉलिटिकल लोग थे, जिन्होंने पॉलिटिकल जब इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, उस सिस्टम के ज़रिए जो पाकिस्तान फुटबॉल को बैन लगवाया, तो वो जितने भी आपके क्रीम प्लेयर्स थे उन्होंने जैसे आप कह रहे हैं कि हमें भी बिलीव था कि हमने अभी जाना है, हमने यूरोप में भी खेलना है, हमने अमेरिका में भी खेलना है। तो उसके बाद एकदम से जब पाबंदी लगा तो हमारे कैरियर को इन्होंने एकदम से स्टॉप कर दिया, ज़ीरो कर दिया। वापस हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पहले खेल रहे थे उसी तरह खेलना शुरू हो गया। या एसएससी में खेलो या प्रीमियर लीग खेलो, वो प्रीमियर लीग भी 1 साल नहीं, 2 साल, 2 साल पाबंदी लग जाता है, फिर 1 साल फिर 2019 में खेलो, फिर पाबंदी लग जाता है 2021 में खेलो। तो उसके बाद बस ये फुटबॉल स्टार्ट हो गया, नेशनल टीम तो जाना बंद हो गई। तो बस यही फिर उन्होंने मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ इन्होंने किया कि हमारे आने वाली यंग जनरेशन के साथ ना करें।
बिल्कुल, बिल्कुल इसी की हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ी-सी किरण नज़र आई थी 2018 में दोबारा जब पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन फैसल सारियात के अंदर दोबारा बहाल हुई, सैफ कप में टीम गई, आप भी वहाँ पे मौजूद थे और बस किसी तरह हमारे रिज़ल्ट्स निकलने शुरू हुए और शायद वो क्योंकि एक ग्रुप था, जो पहले भी साथ खेलता रहा, वो बीच में 2-3 साल नहीं खेला बट पहले से एक एक केमिस्ट्री, एक अंडरस्टैंडिंग थी और हम करते-करते सेमीफाइनल में पहुँच गए इंडिया के खिलाफ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि और मैं इस पे चाहूँगा कि हम आगे थोड़ा-सा फुटबॉल पे भी बात करें, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है। ये आपको क्या फ़र्क नज़र आया कि अभी भी हमने देखा है कि यार ये बैन के बाद जब दोबारा टीम आई है, तो उसको वो लेवल ऑफ केमिस्ट्री या वो लेवल ऑफ एक्सपोज़र नहीं मिला हुआ था, तो उसने अभी तक वो स्ट्रगल ही कर रही है क्या कहते हैं दोबारा जुड़ने के लिए। लेकिन 2018 में जब हम आए तो हमें नज़र आया कि यार अच्छा ब्रेक लगी है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स को पता है कि क्या करना है। प्लेयर्स अभी भी उस क्या कहते हैं सिस्टम से गुज़रे हुए हैं, ये शायद पहले एक्सपोज़र इतना मिला हुआ है। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया अगर आप टीम आज जो देखते हैं और 2018 में देखते हैं? अ, देखिए, हमारे पास जब पहला ब्रेक लगा है, हमें जब बैन लगा था 2015 में, हम जब डायरेक्ट 2018 में आए वही प्लेयर्स, आपके डिस्प्रो प्लेयर्स भी आए, आपके फॉरेनर प्लेयर्स भी आए, डिस्प्रो प्लेयर्स आए, आपके लोकल प्लेयर्स मिक्स हो गए, उन्होंने गेम कराया, हम डायरेक्ट चले गए उसमें। दो तीन चार दफ़ा, दो मेरे ख्याल से दो फ्रेंडली मैचेस हम लोगों को मिले थे। जब हम बहरीन गए थे, दो टूर्स मिले थे, एक बहरीन बिल्कुल। चले गए हम लोग, एक कतर चले गए थे, यूएई। सो उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए अपना उसमें 2018 साफ कप में। तो उस साफ कप में एक बहुत ही, चूंकि हम लोगों को यहाँ से एक एक्सपोजर मिला, हमें फ्रेंडली मैचेस मिले, और जो सबसे बड़ी बात है, जितने भी हमारे डिस्प्रो प्लेयर्स थे या हमारे लोकल प्लेयर्स थे, उन्होंने अपना फिटनेस तो रखा था इस बिलीव के साथ कि यार हमने फुटबॉल जो है वो आज बैन हट जाएगा, कल बैन हट जाएगा, या हम बाहर चले जाएंगे, तो एक उम्मीद था। उसके बाद जब अंडर, आपको पता है कि 13 साल के बाद हमने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए। आपको पता है कि बहुत ही अच्छे गोल्स हुए हैं उसमें, अली ने बहुत अच्छे स्कोर्स किए हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बना था मेरा अली के साथ। आपको पता है कि हमेशा मेरा असिस्ट रहा है, अली के लिए असिस्ट रहा है, चाहे वो फ्रेंडली मैचेस थे या कंपटीशन मैचेस में, और आसन के बहुत अच्छे गोल्स थे। तो हमेशा से वो एक वो था कि यार 2003 साल बैन होने के बावजूद आप 13 साल के बाद आप क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली कि वो हम हार गए 3-1 से इंडिया से, बट वो एक अच्छा वो था, बुरा रिजल्ट नहीं था। अगर वो मैं ये समझता हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। तो इस सारी सिचुएशन में अभी बिल्कुल अगर हम रिसेंट देखें तो आपने अभी जाके दुबई से एफए लेवल 1 आई बिलीव या लेवल 2 लाइसेंस भी किया है कोचिंग का। तो इस वक्त आप अपने आप को किस रोल में देखते हैं? क्या आप चाहेंगे कि एज अ प्लेयर भी आप कंटिन्यू करें? क्या आपको लगता है आप ऑफर कर सकते हैं नेशनल टीम को अपनी सर्विसेज, या अब आपका रुझान थोड़ा फर्क हो गया है और अब अपने आप को आप एक डिफरेंट कैपेसिटी में देखते हैं? अच्छा, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। हमेशा से मैंने जब एएफसीसी लेसन्स करना था 2020 में, उसमें भी आपको याद होगा मैं एज ए प्लेयर खेल रहा था, और यहाँ पे भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एज जो है वो 29 स्टार्ट हो गई। तो 29 जो है वो शायद मेरे कोचिंग का एज नहीं है, बट मैंने हमेशा मेरे जो कोचिंग जर्नी है वो मैंने इसलिए कंटिन्यू रखा। आपको पता है कि यही प्रोफेशन है दुनिया के अंदर, अगर आप एज ए प्रोफेशनल देखो, कि आपको अगर एक डायरेक्शन फॉलो कर दिया तो आपको वही डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर लोग जो हैं वो 10-10 डायरेक्शन फॉलो करते हैं और 10-10 डायरेक्शन से कम आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा यही डायरेक्शंस हैं, एज ए प्लेयर, फिर एज ए कोच जाना है। मैंने अपना एज ए प्लेइंग पीरियड में मैंने ये कोशिश की कि जब मेरा प्लेइंग करियर ख़त्म होगा 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो मेरा ये जो कोचिंग एजुकेशन है वो कंप्लीट होगा। तो उसके साथ अभी मैंने इसीलिए इस अर्ली एज में मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि एक तो मेरे एज ए प्लेइंग पीरियड में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प और मदद करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा नॉलेज गेट किया जो मुझे पता नहीं था।
अगर वो मुझे पहले पता होता तो शायद इससे अच्छा परफॉर्म करता, चाहे वो जो हमारा पीक दौर चल रहा था। दुनिया के अंदर यही होता है, आपको पता है कि वो हमारे एग्जांपल्स होते हैं कि भाई जापान की कोई टीम आए थे ऑस्ट्रेलिया से खेलने, अंडर 14 टीम, वो आपने भी देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने कोच ने उसको स्टडी किया था कि भाई वो 4-3-3 फॉर्मेशन से खेल रहे हैं, ये इनकी वीक पॉइंट है, ये उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब वो ऑस्ट्रेलियन टीम ग्राउंड के अंदर उतरी तो उसका जो पोजीशन, जो प्लेइंग जो उसकी फॉर्मेशन है वो चेंज थी। तो उसने जो अंडर 14 के बच्चे हैं, जो उनका कैप्टन था जापान का, उसने सारा सिस्टम उनकी ग्राउंड के अंदर ही चेंज कर दिया, हालांकि कोच को, क्योंकि उनको पता होता है 14 साल के अंदर, हमें भी पता होना चाहिए था। अब जैसे यहाँ से मैंने अभी ये जो कोचिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अभी मैंने यहाँ इसको जहाँ से मैं अभी इसको गेट कर रहा हूँ, या मैंने जो जो डायरेक्शन मैंने फॉलो किया है, FA लेवल 1 और FA लेवल 2 मेरे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक आपको बताएं कि एक तो एज ए फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉलर इस डायरेक्शन पे कोई नीचे पहले नहीं गया था मेरे ख्याल से 75 सालों में, जो मैंने देखा है। मैं लोकल फुटबॉलर की बात कर रहा हूँ जो हमारे कंट्री के हैं। एक तो हमारे डिस्प्रो प्लेयर्स हैं, उसमें शायद जिश रहमान ने की है, उसमें लेवल 4 लेवल 5 उन्होंने की है। जिश रहमान के अलावा शायद सादुल्ला पे दूसरा बंदा होगा जो मैं जानता हूँ, जो हमारे साथ उन्होंने जितनी भी डिस्प्रो प्लेयर्स जो हमारे साथ टाइम गुजारा है, या हमारे कंट्री के अंदर जितने भी 75 साल में किसी इंटरनेशनल फुटबॉलर में FA लेवल 2 जो है UFSC नहीं की है। तो ये एक मेरे लिए हमेशा से एज ए प्लेयर भी मैंने एक ओपन डोर ओपन किया, मालदीव चला गया, उसके बाद प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं। एज ए कोच भी देखें, जब अल्लाह पाक एक, मैंने पहले आपको एक ग्रुप क्रिएट हुआ, उस ग्रुप में भी आपको भी अगर आगे कुछ बंदों ने कुछ करना है, उनमें से भी कुछ बंदे निकलेंगे, हर बंदा नहीं निकलेगा। पहले एक ग्रुप क्रिएट हुआ 20 बंदों का, उनमें से आपको 6-7 बंदे 8 बंदे मिले जो बाहर लीग खेलने गए हैं, फिर उनमें से आपको 2-3 बंदे मिलेंगे जो एक और नया कारनामा करेगा। तो ये अल्लाह पाक का वो है कि चूंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता, जब जिन प्लेयरों को समझ हो या जिन बंदों को समझ हो थोड़ा सा, हाँ लैंग्वेज इशू आ सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बहुत ज़्यादा, तकरीबन मैं कहता हूँ कि 95% मेरे सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि जो लोग इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं उनके पास ये इशू ज़्यादा है, क्योंकि उनको क्वालिफिकेशन नहीं होता, वो फुटबॉल के साथ लगा रहता है। तो इनके लिए इस डायरेक्शन पे जाना एक वो होता है कि यार अगर मैं इस डायरेक्शन पे जाता हूँ तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, मेरा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, मेरा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, मेरा लैंग्वेजेस चाहे 1 हो 2 हो 5 हो वो अच्छा होना चाहिए। सो हर बंदा इस डायरेक्शन पे नहीं जाता। मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो गए थे, और मुझे ये बिलीव था कि मैं अगर इस डायरेक्शन पे जाऊंगा और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा अपने स्टडी को, क्योंकि इस हालात में भी जिस तरह फुटबॉल जिस तरह बैन हो रहा था, चल रहा था, बैन होता, तो मैंने अपना स्टडी भी स्टार्ट किया। मैंने मास्टर IR में किया, उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह MBA कंटिन्यूअस है, अभी 2 सेमेस्टर हो गए, 2 सेमेस्टर रहते हैं। तो मैंने इसलिए ये कंटिन्यू रखा क्योंकि मैंने 4-5 साल बाद जंप करना है दूसरे उसमें डायरेक्शन पे। तो अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि मैं एज ए प्लेयर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि एज ए प्लेयर जो है मेरा एज रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे प्लेइंग पीरियड में मेरा कोचिंग एजुकेशन कंप्लीट हो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब कोचिंग का टाइम भी आएगा तो कोचिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मेरा एक सवाल होगा, क्योंकि आप फुटबॉल का आपने खेली भी है और आप उसको कोचिंग की नज़र से भी देखते होंगे। आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आता है पाकिस्तान की कोचिंग में? क्योंकि जब आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखते हो, आपको, जो मैंने भी बहुत सारे प्लेयर्स से सुना है और बहुत सारे कोचेस से सुना है, खास तौर पे जो हमारे कुछ, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इक्का दुक्का कोचेस होंगे जिनको मैं कहूँगा कि हाँ यार, इनको वाकई पता है कि फुटबॉल कोचिंग क्या होती है। उनसे जब मैंने सुना तो वो कहते हैं यार पाकिस्तान की कोचिंग का हालात ये है कि यार इससे बेहतर है कि कोचिंग ना ही हो। गलत समझाने से बेहतर है कि कोचिंग ना ही हो, क्योंकि वो प्लेयर को खराब कर देते हैं। तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स, खासतौर पे यंग प्लेयर्स को जो कोचिंग पाकिस्तान में मिल रही है, उसमें मसले क्या नजर आते हैं या उसका मेयार क्या है आपकी नजर में? अच्छा, मैं शायद ये समझता हूँ कि जब हमने AFC लेसन्स पाकिस्तान के अंदर किया, मैं कंपेयर करता हूँ इसको UEFA से, जो मैंने अभी करंटली इसको कंप्लीट किया। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारे यहाँ कंट्री के अंदर सब ने AFC डायरेक्शंस को पकड़ा है, आपको पता है। और AFC डायरेक्शंस जो है वो बहुत बासानी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि जब हम 2020 में AFC लेसन्स कर रहा था, मेरे मेरे साथ शायद हम 4-5 या 8 कह सकते हैं कि वो फुटबॉलर्स थे।
50 में से बाकी 42% जो है वो डिस्ट्रिक्ट से आए थे, वो यूनिवर्सिटी से आए थे, वो आप कहते हैं कि स्ट्रीट से आए थे। ऐसे कोचेज हमारे साथ इन्होंने कोचेज किए। अच्छा, फुटसॉल से भी आए थे और उन्हें टिकटॉक उसको नंबर भी दे दिए, उनको एफसीसी सर्टिफिकेट भी दे दिया, वो बी में भी जाएगा, वो बी भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा उसको। तो आपको एक जब बआसानी कोई चीज मिल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि वो आपको अच्छा नॉलेज आपको मिल सके उस चीज से, नंबर एक। दूसरा ये है कि मैंने इसको, अगर मैं कंपेयर करूं इसको यूएफएससी के साथ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंग्लिश फुटबॉल के साथ, एक आपका एशियन फुटबॉल, एक आपका यूरोपियन फुटबॉल है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो ये हमें बोलता था जब हमें समझ नहीं था कि यार एशियन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल के बीच 100 साल का डिफरेंस है, यानी 100 साल बाद एशियन फुटबॉल जो है वो यूरोपियन फुटबॉल। मैं कहता हूँ कि 2000 साल का फर्क है, 2000 साल। वो मसला ये है, वो इशू ये है कि यहाँ पे एज ए प्लेयर, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं सिखाया होगा, शायद उस टाइम हमारी जो ब्रेन क्वालिटी है वो इतनी नहीं थी कि हम इसको अच्छी तरह गेट कर सकें या हम इसको अच्छी तरह फॉलो कर सकें एज ए प्लेयर। बट मैं जब इस यूएफए कोर्स के लिए चला गया, इट इज टोटली डिफरेंट शाहरुख भाई। मैं जब खेल रहा था, मैं हैरान हूं मैं कैसे खेल रहा था। और मैं हम्म। अगर डिफेंस कर रहा था, मैं हैरान हूं मैं कैसे डिफेंस कर रहा था एज ए टीम, नॉट एज ए इंडिविजुअल। मैं अगर अटैक कर रहा था एज ए टीम, मैं हैरान हूँ वो एज ए अटैक इसको प्रेस कैसे कर रहे थे, इसको डिफेंड कैसे कर रहे थे। अगर हम ट्रांजिशन में लगे हुए थे, चाहे वो हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, वो हम कैसे डिफेंड कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको समझ ना हो तो आप कैसे इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जब आपको ये नहीं पता कि एट अ टाइम जब ये नेचुरल मोमेंट क्रिएट हुआ है, आपको इस नेचुरल मोमेंट के साथ क्या करना है, कैसे डील करना है इसके साथ। अच्छा, ये नॉलेज किसने देना होता है प्लेयर को। अच्छा, एक मोमेंट क्रिएट होता है, उस मोमेंट को कैसे डिपेंड करना है, ये नॉलेज किसने देना है। हम जब तक, मेरा मेरा खुद, जब मैं अभी जिस मैं, चूंकि मैं, आपको पता है कि मैं इस नॉलेज में भी, अभी आपकी बात सही है कि मैं दोनों नज़र से देखता हूँ एज ए प्लेयर भी, अगर मैच वॉच कर रहा होता हूँ। अब जैसे एक, मैं एज ए कोच वॉच कर रहा था जब नेपाल के अगेंस्ट हमारा मैच चल रहे थे। अब वो प्लेयर का नाम मैं नहीं लूंगा, लोकल पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानी कोई प्लेयर था, उससे बाल छिनी गई। अच्छा, वो प्लेयर वहीं पे खड़ा हो गया देख रहा है। अब इसमें कोच क्या कर सकता है यार, अब इसमें कोच क्या कर सकता है। अगर आप चीनने नहीं जाओगे, यहां से बाल ट्रांसफर हो गया दूसरी साइड पे, और आपको नहीं पता कि मैंने अभी कौन से डायरेक्शन पे जाना है, मैंने कौन सी प्लेयर का सपोर्ट करना है, मैंने किसका कवर करना है, अगर आपको ये नहीं पता तो कोच आपको क्या नहीं बताया होगा आपको कवर कहाँ करना है। अगर बॉल लूज हो गया, आपने वापस इसको स्टील करना है, आपने वापस इसको विन करना है। अब अगर आपको इतना, आपका ब्रेन क्वालिटी इतना वीक है कि प्रेशर आने के बाद आप ये भी भूल जाते हैं, तो इसमें कोच तो बेबस हो जाता है। अब मैं खुद देख रहा हूँ, वो मैच लाइव देख रहा हूँ, अब वो बॉल छीन गया उस प्लेयर से। अच्छा, वो प्लेयर को अब ये नहीं पता कि यार मैंने वापस विन भी करना है, आई एम द फर्स्ट डिफेंडर अगेंस्ट दिस प्लेयर जिन्होंने मुझसे बाल छीना है, जिन्होंने मुझसे बाल विन करना है, मैंने वापस विन करना है, आई एम द फर्स्ट डिफेंडर। अब मैं देख रहा हूँ, अभी जिम्मेदारी मेरे डिफेंडर्स की अभी उसने लेना है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे वीकनेसेस हैं, चाहे वो हमारे कोचिंग ब्लॉक में हो, चाहे वो हमारे प्लेयर्स ब्लॉक में हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ये डिपेंड करता है कोच के फिलॉसफी पे, कि वो कैसे फिलॉसफी डिलीवर करता है, वो अपने प्लान कैसे डिलीवर करता है, वो कैसे अपने प्लेयर्स को टुगेदर करता है। ये उन पे डिपेंड करता है, वो किस फॉर्मेशन पे खेलता है, वो उनकी अपनी फिलॉसफी है। बट मैं जस्ट ये कहता हूँ कि अगर जिस बंदे ने एशियन टीमों के साथ, जैसे हम नेपाल के साथ खेल रहे हैं, या हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं, या हम भूटान के साथ खेल रहे हैं, जो साउथ रीजन की हमारी टीमें हैं, मैं समझता हूँ कि उनको उसका स्ट्रक्चर जो है वो जाना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद वाले अलग फुटबॉल खेल रहे हैं, बलूचिस्तान वाले अलग फुटबॉल खेल रहे हैं, अच्छा पेशावर वाले अलग, अपना कराची वाले अलग फुटबॉल खेल रहे हैं।
आपको ऐसी साउथ रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं, आपको उसका फुटबॉल जाना चाहिए, पहचाना चाहिए। जब आपने उसका फुटबॉल पहचान लिया कि यार एक उनका टीम की जो इनका जो टीम है, जैसे आपकी जो वो है इंडियन टीम है या आपकी जो नेपाल की टीम है, आपको पता होना चाहिए कि इनके प्लेयर्स का ताल्लुक किस डिवीजन से है, फिर अगर वो किस टाइप की उनका स्ट्रक्चर, लीग स्ट्रक्चर क्या है उनकी फुटबॉल स्टैंडर्ड का। अच्छा, फिर उससे आपको अपना फिलोसफी क्रिएट करना है। अब अगर मैं एक फिलोसफी, हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? अच्छा, हम प्रैक्टिकल वर्क से क्रिएट नहीं करते, हम थ्योरिटिकली क्रिएट करते हैं। अब हमने पहचान अब हमने अ, अब हमने यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर ली हैं, अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यार आपको पता है कि कल्चर चेंज है, सिस्टम चेंज है, स्टैंडर्ड वो नहीं है। अ, ऐसी चीज़ें जो है आपको, ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर काम नहीं होता कंट्री के अंदर, कह नहीं सकते हैं कि अभी देखो, जब से मुझे समझ आना शुरू हो गया 2009-2008 से, तो आपका फुटबॉल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसमें प्लेयर डेवलप नहीं होता, इसका आपका कोच डेवलप नहीं होता। किस तरह वो कोच आपका, जब एक कंपटीशन ना हो, एक स्टैंडर्ड ना हो, कैसे वो डेवलप है? जब आप फिर कैसे तवक्को करोगे कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसको डिफेंड कर सकूं, मैं उसको विन कर सकूं, जो एक बंदा 100 साल से काम कर रहे हैं और आप 2 महीने से काम कर रहे हैं? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे ऑब्वियसली लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, लेक ऑफ फैसिलिटीज, जब तक लैक ऑफ एवरीथिंग। जब तक ये चीजें सही नहीं होंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप लेकर आएंगे पाकिस्तान? बिल्कुल, बिल्कुल। वर्ल्ड कप तो ख़ैर एक बड़ा लंबा ख़्वाब है। हम तकरीबन 1 घंटे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हम इख्तिताम की तरफ भी लेके जाएँ। आखिरी सवाल होगा मेरा, आप एक पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं, जिस तरह आपने बताया बड़े हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुए, पशीन से ताल्लुक़ है। मैं बड़ा हैरान होऊँगा अगर पाकिस्तान के व्यूअर्स जो इसको देख भी रहे हैं, उनको पशीन का नाम भी पता हो। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ से आप शुरू हुए, पाकिस्तान के लिए आप इंटरनेशनल खेले हैं, इतने कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हैं। खुद आपने प्रोफेशनल फुटबॉल बाहर खेली है, बहुत सारी मुख्तलिफ टीमों के साथ भी खेला है। मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए पाकिस्तान की फुटबॉल को बेहतर करने के लिए? क्या आपके हिसाब से वो मेजर्स हैं या तरीके हैं या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की फुटबॉल चेंज होनी चाहिए एज़ अ पर्सन जो कोच भी है और इस सिस्टम से गुज़रा है? अ, बहुत सारी चीज़ें हैं शाहरुख भाई। जब तक मैंने एक और इंटरव्यू में भी कहा है कि जब तक हम फ्री फाउंडेशन से लेकर, आपके स्कूल कॉलेजेस से लेकर, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल से लेकर, आपके नेशनल लेवल से लेकर, आपकी डिफरेंट कंपटीशन से लेकर, आपकी फैसिलिटीज़, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आपकी कोचिंग ब्लॉक्स पे काम करना, आपके प्लेयर ब्लॉक्स पे काम करना, जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे, हर एज पे आप काम नहीं करोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका कंट्री का फुटबॉल जो है वो आप इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा नाम कमा सकोगे।